So this is the question bank for the chapter Investigation of Molecular Structure, TYBSc, Semester 1. What is refractive index? Refractive index क्या होता है? Refractive index of the medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum divided by speed of light in the medium. इसका मतलब क्या है? Suppose refractive index of water is 1.33. Refractive index of water is 1.33. इस definition के हिसाब से this is speed of light in vacuum divided by speed of light in water. Now we know that this is a constant. This is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. So speed of light in water is equal to 3 into 10 raised to 8 divided by 1.33, so which comes out to be about 2.25 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बात बताता है कि लाइट का उस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड कितना कम हो जाता है. यानी अगर कोई मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा. सपोज कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मतलब है उसमें उस मीडियम में लाइट का स्पीड इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो इट विल बी, अगर उसका 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसका स्पीड ऑफ लाइट विल बी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप ये किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप ये बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है. अगला स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि हम लोग को ये मालूम है कि अगर इफ यू टेक 2 मीडियम, लेट्स से दिस इज द रेयर मीडियम एंड दिस इज द डेंस मीडियम, एंड लाइट सपोज कम्स एंड हिट्स हियर. इस सरफेस से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, परपेंडिकुलर लाइन यानी दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री. तो हम लोग को मालूम है कि जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम जाता है, ये जो लाइट है रिफ्रैक्ट होते समय ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है. इट डजंट गो स्ट्रेट लाइक दिस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. दिस एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर आपने एक मीडियम के लिए उसका आई और उसका आर मेजर किया, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया, एंड इफ यू टेक द साइन ऑफ दिस, इफ यू टेक साइन ऑफ आई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ आर, कोई 2 मीडियम के लिए, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो दिस इज स्नेल्स लॉ. Sin I by sin R is a constant and that constant is the refractive index. Specific refraction क्या होता है? Refractive index, we have defined what is refractive index, but refractive index जो है 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है. कौन सा लाइट का वेवलेंथ यूज़ किया और आप कौन से टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हो. तो लॉरेंस ने he found out a refractive index which was independent of temperature, यानी उसने इसका डिपेंडेंस हटा दिया. नाउ स्पेसिफिक उसको उसने स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन कहा है. स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन अब सिर्फ वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है. एंड उसका फॉर्मूला क्या है? n² - 1 n² + 2 1/d, where n is the refractive index and d is the density of the medium. मोलर रिफ्रैक्शन क्या है? मोलर रिफ्रैक्शन जो है स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड मोलर रिफ्रैक्शन. सो Rm इज इक्वल टू Rs इंटू m, ये Rs है, मल्टीप्लाइड बाय m विल गिव यू Rm. अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज, जब आप एक फॉर्मूला एग्जाम में ऐसे लिखोगे उसमें कौन से टर्म्स यूज़ किए उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा. जैसे n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, d इज डेंसिटी, m इज मोलिकुलर वेट, ये सब आपको बताना पड़ेगा. ऑप्टिकल एक्सॉल्टेशन क्या होता है? ओके, अगर हमने एक नॉर्मल मॉलिक्यूल लिया, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड,
और इसका अगर मैंने, या मीथेन फॉर एग्जांपल, इसका अगर मैंने मोलर रिफ्रैक्शन कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंट से, और इसका एक्सपेरिमेंट से मेजर किया और उसको हमने कैलकुलेट किया, दोनों लगभग एक जैसे होते हैं. सो द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर रिफ्रैक्शन एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज फॉर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे एग्री वेरी वेल. लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स के पास कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल बेंजीन है, ऐसे मॉलिक्यूल में हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है और कैलकुलेटेड वैल्यू है, उन दोनों में फ़र्क होता है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होता है. सो ये जो बिहेवियर है, दिस एनामलस बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल of conjugated double bond where the experimental values of molar refraction is greater than the calculated value is called optical exaltation. Dipole moment क्या है? Dipole moment is the vector product of magnitude of charge and the distance separating them. Unit is CGS में ESU सेंटीमीटर है, commonly used unit is dBi and SI unit is coulomb meter. Polarizability क्या है? Polarizability is defined as the magnitude of induced dipole moment when the electric field applied is 1. देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू म्यू आई बाई ई. अगर ये 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू म्यू आई. म्यू आई क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. सो पोलराइजेबिलिटी इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट व्हेन ई इज इक्वल टू 1. ये इसी को हम लोग ने यहाँ टेक्स्ट पे लिखा है. हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर कोई भी ऑसिलेटर है जो हुक्स लॉ को वो भी करता है, हम लोग उसको हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं. इस आंसर में हुक्स लॉ यूज नहीं किया है, बट दिस पार्ट इज योर हुक्स लॉ वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. इसी को हुक्स लॉ बोलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव क्यों है? सो लेट्स, किसी भी मॉलिक्यूल को माइक्रोवेव एक्टिव होने के लिए उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना ज़रूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बॉन्ड्स हैं, हालांकि दोनों बॉन्ड जो है पोलर है, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज माइक्रोवेव इनएक्टिव बिकॉज द मॉलिक्यूल इज नॉन, इवन दो द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर. व्हाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक इवन दो इट्स बॉन्ड मोमेंट्स आर नॉन जीरो. रमन इफेक्ट क्या होता है? जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी सैंपल पे पड़े, जो स्कैटर्ड लाइट होते हैं उसमें कुछ लाइट की एनर्जी इंसिडेंट से ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं. इसको हम लोग, इस इफेक्ट को रमन इफेक्ट बोलते हैं. स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस क्या होता है? स्टोक्स लाइंस वो है जिसमें स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी इंसिडेंट लाइट से कम होते हैं, और एंटी स्टोक्स जिसमें ज़्यादा होते हैं. स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी एंटी स्टोक्स से ज़्यादा होता है. वाई? क्योंकि हम लोग ये लिखना पड़ेगा कि स्टोक्स लाइन आर ऑब्जर्व बाय एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एंड फर्दर उसके डी एक्साइटेशन. एंटी स्टोक इज एक्साइटेशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी स्टेट एंड डी एक्साइटेशन. और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि पॉपुलेशन जो है ग्राउंड स्टेट का हमेशा ज़्यादा होता है हायर एनर्जी स्टेट से. देयरफॉर स्टोक्स लाइन्स हैव हायर इंटेंसिटी कंपेयर टू एंटी स्टोक्स लाइन्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस. ये आपको सेमेस्टर 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लगेगा. ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए द फॉर्मूला इज 3n-6. लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वो 3n-5, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स. सपोज हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं, लेट्स से एनिलीन, C6H5NH2. तो हम लोग को क्या करना है? वी जस्ट नीड टू काउंट दिस. ये हो गया 6, ये हो गया 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 है, और ये 2. सो 6 + 5 11, 12, 14. एनिलीन के लिए n इज इक्वल टू 14. लेट्स डू दिस वन मोर. लेट्स से साइक्लोहेक्सेन, C6H12. कितना होगा n? n कितना होगा?
ये है 6, ये है 12, so n is equal to 18. Let's take last example. Let's take let's say ether, CH3O. This is one ether. इसका n कैलकुलेट करते हैं. सो इट विल बी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 है, ये 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है. सो 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 5 विल बी 12. ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स नॉन लीनियर होते हैं, तो हम लोग ज़्यादा फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे. जहाँ पे लीनियर है वहाँ पे यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6, तो उसका n विल बी 6 और 6 12. इट्स अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, तो हम लोग फॉर्मूला ऊपर वाला यूज़ करेंगे. 3n - 6, 3 × n, n is 12. So 3 × n is 12, that is 36. 36 - 6 is 30. तो ये किसी भी मॉलिक्यूल का आपको नंबर ऑफ फंडामेंटल टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने आना चाहिए. जस्ट कीप दिस इन माइंड. ये आपका ये दो फॉर्मूला याद रखना है. स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस फॉर्मूला क्वाइट इजीली. जस्ट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है. इसमें वो लोग उल्टा कर देते हैं कभी कभी. दिस इज समथिंग दैट इज वर्थ रिमेंबरिंग. क्लासीफाई द मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया. आपको ये याद रखना पड़ेगा. लीनियर में कौन से हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड, HCN, OCS, एसिटिलीन, ये 4 याद रखो. बाकी ये नहीं डायटोमिक मॉलिक्यूल, HCl, O2, N2, कोई भी 2 एटम्स वाले जो मॉलिक्यूल है सारे के सारे लीनियर है. तो ये सब के लिए अगर आपको फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करना है तो हमको 3n - 5 यूज़ करना पड़ेगा. बाकी स्फेरिकल टॉप, ओब्लेट, प्रोलेट, असिमेट्रिक, ये सब जो है इसके लिए हमको 3n - 6 लगेगा. 2 मार्क्स के क्वेश्चन वगैरह आते हैं वेयर आपको बताया जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं एंड यू आर आस्क्ड इसमें आइडेंटिफाई दिस अकॉर्डिंग टू देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया. ऐसा आया तो आपको ये याद रखना पड़ेगा. एक और क्वेश्चन बनता है जो मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, मे बी आई शुड टेल. फॉर लीनियर मॉलिक्यूल उसका 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, IA = IB, और इसका IC 0 के बराबर होता है. कोई तो 2 सेम होता है. आई कैन राइट IB = IC and let's say IA = 0. That's also fine. स्फेरिकल टॉप में तीनों सेम होते हैं, IA = IB = IC. असिमेट्रिक में IA is not equal to IB is not equal to IC. और सिमेट्रिक टॉप में IA, IB और IC सेम होता है जस्ट लाइक लीनियर मॉलिक्यूल, लेकिन अनलाइक लीनियर मॉलिक्यूल IA 0 के बराबर नहीं होता है. IA बड़ा है छोटा है उस हिसाब से ओब्लेट और प्रोलेट होते हैं. बट यू नीड टू रिमेंबर दिस, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया. हाँ, ये एक लंबा क्वेश्चन है. डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं यूजिंग वेपर टेम्परेचर मेथड. तो इसको मैं यहाँ पे पॉइंट्स में बताया है. पहले आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे, वहाँ से हम लोग वेपर डेंसिटी निकालेंगे. सो वी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वेपर डेंसिटी से यू कैन कैलकुलेट इट्स टोटल मोलर पोलराइजेशन. सो is calculated. Then a graph of total molar polarization by 1/T is plotted. ऐसा होएगा. एक स्ट्रेट लाइन आता है. The slope is of the graph is a straight line and the slope is calculated from this. मोलर पोलराइजेशन का फॉर्मूला ये है. तो इसका मतलब ये कि स्लोप ऑफ PT अगेंस्ट 1/T would be equal to this. जस्ट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये T हट जाएगा स्लोप में, 1/T हट जाएगा. यहाँ पे 1 है, 1/T हट जाएगा. सो स्लोप विल बी 4/3 πn μ²/3k. अगर आपको स्लोप मालूम है ना, यहाँ पे रिमेंबर स्लोप आपने यहाँ से मेजर किया
यहाँ से स्लोप मेजर किया, ये सब कॉन्स्टेंट्स है, इसका वैल्यू सब हमको मालूम है, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू. सो dipole moment of the molecule can be determined by substituting the values of constant and this will be equal to ये. आपको ये वैल्यू लिखना पड़ेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा, यू जस्ट इट्स जस्ट इजियर टू रिमेंबर दिस वैल्यू. डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके 3 एप्लीकेशंस बताओ इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन. डाइपोल मोमेंट क्या है, हम लोग ने फर्स्ट पेज में बताया था. 3 एप्लीकेशन. यहाँ पे हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में पैरा ऑर्थो नाइट्रो को हम लोग ये कर सकते हैं. ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल में वो लीनियर है, नॉन उसमें सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक है, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है लेकिन उसका डाइपोल मोमेंट 0 है इसलिए वो लीनियर होगा, लेकिन H2O उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है इसलिए वो बेंट स्ट्रक्चर होगा. तो स्ट्रक्चर निकल सकता है. तीसरा है, दिस इज द थर्ड वन, सिस ट्रांस को हम लोग निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैलिक एसिड एंड ट्रांस फ्यूमेरिक एसिड. हम लोग देखते हैं कि मैलिक एसिड का वो सिस है और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस है, तो उसका सिस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम होता है. ये एक न्यूमेरिकल है. डाइपोल मोमेंट परसेंटेज कैरेक्टर से कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला ये है कि डाइपोल मोमेंट मेजर्ड डिवाइड बाय डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड इनटू 100. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी. मेरिट्स क्या क्या है, उससे हम लोग बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, एंगल्स निकाल सकते हैं, हम लोग डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं और आइसोटोप्स के वेट्स निकाल सकते हैं. डीमेरिट्स क्या है, हम लोग ऑलरेडी वी हैव सीन दैट माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स का निकाला जा सकता है जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो. सो यू कैन नॉट यूज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी टू फाइंड आउट द बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ लेट्स से Cl2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये इसको डाइपोल मोमेंट नहीं होता है. एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल इज नॉट ईजी. ये उसके 2 ये डिमेरिट्स. रोटेशन ट्रांजिशन में एनर्जी एक्सप्रेशन क्या है, EJ इज इक्वल टू BJ+1. और उसका ओके यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे यू शुड राइट दैट सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशन इज डेल्टा G इज इक्वल टू +-1. ये दिस आई हैव फॉरगॉटन, यू शुड राइट सिलेक्शन रूल इज इक्वल टू डेल्टा G+1 ऐसा. ओके तो J इज दिस, डेल्टा J+1 में क्या किया मैंने, J की जगह J+1 डाला है तो ये आ जाएगा. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन इज दिस माइनस दिस, ये माइनस किया है. यहाँ से मैंने क्या किया, B और J+1 दोनों को कॉमन ले लिया है, बचा क्या J+2 माइनस J, सो दिस इक्वल टू 2B J+1. ऐसे ही वाइब्रेशनल के लिए क्या होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी इज EV इज इक्वल टू दिस. यहाँ पे ऑल्सो आई डिडंट राइट बट यू शुड राइट सिलेक्शन रूल इज डेल्टा V इज इक्वल टू +-1. दोनों में आपको सिलेक्शन रूल डालना है, आई डिडंट राइट. सो द एनर्जी विल बी दिस माइनस दिस, ये किया तो ऐसा आ जाएगा. उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यू कैन कट दिस, V और V कट हो जाएगा. 3/2 minus 1/2 is nothing but 1. So 1 times omega oscillation bar. So, explain the mechanism of Raman effect in terms of quantum theory. Classical का भी होता है लेकिन classical थोड़ा बड़ा होता है and it is normally not asked in TY. यहाँ पे हमको 3 लाइंस का एक्सप्लेनेशन बताना पड़ेगा, रेले, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स. रेले में आपको क्या बताना है, देखो रेले में आपको ये बताना है जिस लाइन से एक्साइटेशन हुआ है, जिस लाइन पे एक्साइटेशन हुआ है, जिस लाइन से एक्साइटेशन हुआ है और जिस लाइन पे एक्साइटेशन हुआ है, डी एक्साइटेशन के दौरान इट विल कम बैक एग्जैक्टली फ्रॉम द सेम पोजिशन टू द ओरिजिनल पोजिशन. तो इससे क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एंड एनर्जी एमिटेड विल बी सेम. ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं रेले लाइंस. यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं. एंटी स्टोक्स में क्या होगा, आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आप लोग पढ़ ही सकते हो. आई जस्ट वांट सी स्टोक्स में ये एक्साइटेशन यहाँ से है यहाँ तक,
डी एक्साइटेशन वहीं से होगा, लेकिन डी एक्साइटेशन इट विल नॉट कम ऑल द वे डाउन जहाँ शुरू आया था, इट विल स्टॉप समवेयर हियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्सॉर्ब विल बी ग्रेटर देन एनर्जी एमिटेड। इसको स्टोक्स लाइन्स बोलते हैं, लास्ट एंटी स्टोक्स लाइन्स। यहाँ पे देखो स्टोक्स का उल्टा है, एक्साइटेशन यहाँ से होगा यहाँ तक, फिर वहीं से डी एक्साइटेशन होगा और डी एक्साइटेशन नीचे में होगा, इसलिए ई एमिटेड विल बी ग्रेटर देन ई एब्सॉर्ब। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। ओके, these are the questions for theory questions हैं. We haven't done the numericals. Numericals we have done in the class. So thank you very much.